नमस्ते, मैं भावेश पांडे। आपसे अक्सर कुछ बातें करता रहता हूँ, फ़ेसबुक पे, यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों से बातचीत होती रहती है। और पिछले बीते दिनों में हमने कुछ ऐसी बातें भी की होंगी जिसमें हमने चर्चा की होगी कैसे छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक कहीं एक घटना आ रही है कि किसी के नंबर कम आ रहे हैं, तो उसने आत्महत्या कर ली। किसी का सुनने में आता है कि उसको आईफ़ोन नहीं मिला तो उसने आत्महत्या कर ली। कोई बताता है कि 2 से 3 साल के बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं ठीक से, उनको स्पीकिंग में दिक्कत हो रही है, अपनी बात कहने में दिक्कत हो रही है, जो 2 शब्द, 3 शब्द बोल 3 अक्षरों वाले शब्द भी बोलने होते हैं, उसमें भी समस्याएँ आती हैं। हम अपनी दिनचर्या में छोटे बच्चों से लेकर किशोर अवस्था तक, एकदम न्यूबॉर्न बेबीज़ से लेकर के टीनेजर्स तक, ऐसी बहुत सारी समस्याएँ हैं, पढ़ाई का प्रेशर है, बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, माँ-बाप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, प्रयास भी करते हैं। उन सब के बीच ये समझ पाना मुश्किल होता है कि आखिर हम कैसे बच्चों के साथ व्यवहार करें, बच्चों के साथ कैसे उनके जीवन में क्या बदलाव लाए जाएँ जिससे वो बच्चे आने वाले जीवन के लिए अपने तैयार हो सकें, कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार हो सकें। और छोटे बच्चों का भी एक तरीके से जो स्क्रीन टाइम है, मोबाइल यूज़ करने की वजह से उनके जीवन पे जो प्रभाव पड़ रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी चर्चाएँ मैंने पहले की हैं। लेकिन हमको ज़रूरत लगी कि क्यों ना हम लोग इस विषय पर किसी विशेषज्ञ से, जो जिनका रूटीन काम है ऐसे बच्चों से डील करना, ऐसे बच्चों से मिलना और रोज़ कई बच्चों की काउंसलिंग करने वाली और बहुत बस्ती में अपना एक नाम बनाने वाली डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी जी, पार्थिका वेलनेस क्लिनिक आपका बस्ती में आप चलाती हैं और ये आप साइकोलॉजिस्ट हैं। आज हम उनके पास आए हैं और उनसे हम जानेंगे कि कैसे इन सभी विषयों पे हम लोग क्या-क्या बातें कर सकते हैं और क्या हमें समाज को इसके लिए कैसे तैयार रहना चाहिए। इस पे थोड़ा विस्तृत चर्चा करने के लिए आज मैं आपके साथ मौजूद हूँ। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद सबसे आपका। पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय स्वयं दें। हमारे जो भी इस समय फ़ेसबुक और यूट्यूब से लोग देख रहे हैं, उनको आप परिचय अपना एक स्वयं दें। जी। जी, मेरा नाम प्रीति त्रिपाठी है और मैं पार्थिका मेंटल वेलनेस सेंटर के नाम से मैं अपना क्लिनिक रन करती हूँ। वहाँ मैं बच्चों की काउंसलिंग करती हूँ, फैमिली काउंसलिंग करती हूँ और जो भी प्रॉब्लम्स होती है लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ट्रॉमा, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, एडीएचडी की प्रॉब्लम हो या पीटीएसडी की प्रॉब्लम हो, वो सारी चीज़ें मैं देखती हूँ और बहुत सारे लोगों की उससे हेल्प भी हो रही है। बातचीत शुरू करने से पहले जी। एक एक भूमिका रखना चाहता हूँ और आपके तरफ से ही चाहता हूँ कि आप, जैसे हम लोग बहुत दिनों से देखते हैं कि पहले तो कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन उन चीज़ों को एक तरीके से छोड़ते हुए और समाज में एक तरीके से फिजिकल वेलनेस के लिए लोग जागरूक भी हुए और बड़ों से लेकर छोटे तक सभी उसके लिए जागरूक हुए। लेकिन एक और समस्या सामने आई मेंटल वेलनेस की। तो मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूँ कि आप इस मेंटल वेलनेस को किस तरह से देखती हैं और समाज में इसकी आवश्यकता को किस प्रकार से देखती हैं? इस पे एक भूमिका रखें, फिर मैं आगे जो आज के वर्तमान प्रश्न हैं उस पे मैं आऊँगा। जी, बहुत सही प्रश्न है आपका। आज के समय में जो मानसिक स्थिति है वो लोगों की खराब हो जा रही है। उसका जो भी कारण हो, कई बार हम दूसरे से कंपटीशन करते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू अगर हम किसी को देख रहे हैं कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, हमारी लाइफ नहीं अच्छी है, या फिर वो जो मोमेंटरी उस पे सोशल मीडिया पे जो मोमेंटरी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि पूरी लाइफ नहीं होती है, वो लाइफ का कुछ पार्ट होता है। उसकी वजह से हम डिस्टर्ब होते हैं कि किसी की लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी लाइफ में ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, उसकी वजह से मेंटल हेल्थ खराब होती है। और कई बार और भी बहुत सारे कारण होते हैं मेंटल हेल्थ खराब होने की, जैसे हम अगर अपने काम को मतलब जो भी हम प्रोफेशन में हैं या जो भी कर रहे हैं उसको प्रॉपर ना करके एक ही लाइफ के एक ही पार्ट पे ज़्यादा फोकस होना, लाइक केवल काम पे ध्यान देना और बाकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ सारी चीज़ों को, फैमिली रिलेशनशिप इश्यूज को, सब कुछ अगर हम इग्नोर करके केवल एक पार्ट पे चलेंगे तो भी हमारी मेंटल हेल्थ भी उससे भी खराब होती है।
और अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में भी आजकल बहुत कंपटीशन है और सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा बच्चे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और बच्चे एडिक्शन की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेंटल हेल्थ को बहुत मतलब डीपली इम्पैक्ट कर रही हैं। जैसे आपने एक आजकल एक मैं अभी भूमिका रखते हुए भी एक बात रखा था जी। कि आजकल एक तरीके से 2-3 साल की उम्र में बच्चे कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। आजकल एक बड़ी समस्या आ रही है कि बच्चे बोल नहीं रहे। क्या ये सोशल मीडिया और ये क्या स्क्रीन टाइम का इस पे कोई प्रभाव पड़ता है? जी, इसका सोशल मीडिया का भी प्रभाव है क्योंकि जब बच्चे अगर बहुत ज़्यादा फ़ोन देख रहे हैं, जैसे अभी जो गाइडलाइन आई है कि 2 साल के बच्चों को स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए, लेकिन हमें नहीं लगता कि किसी भी बच्चे का स्क्रीन टाइम 0 है। तो जब हम कोई भी कंटेंट मतलब सॉरी बच्चा कोई कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, तो बच्चे का ब्रेन इतना डेवलप नहीं है कि उसको कैसे लिया जाए, कैसे समझा जाए। तो वो जब स्क्रॉल करता है, वो शॉर्ट्स देख रहा है, वीडियोस देख रहा है और अनलिमिटेड देख रहा है, तो वो कई बार उसके माइंड में क्लटर होने लगता है और वो कंफ्यूज होने लगता है कि जो भी उसके ब्रेन में इंफॉर्मेशन जा रही है वो प्रोसेस नहीं हो पाती है। तो इसलिए भी स्पीच डिले होता है और स्पीच डिले का और भी कारण है, वो न्यूरो डेवलपमेंटल कारण है, वो अलग है। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है जो बच्चों की स्पीच डिले हो रही लेकिन माता-पिता के साथ भी तो समस्या है। माता-पिता का कहना ये है कि बच्चा बिना मोबाइल के खाना नहीं खा रहा है, बिना मोबाइल के वो कोई काम नहीं कर रहा है। माता-पिता भी इससे परेशान हैं। तो आपकी माता-पिता को क्या सलाह है कि वो इस चीज़ से कैसे बच्चों को थोड़ा दूर रखें और कैसे, क्योंकि बच्चे ज़िद भी करते हैं, बच्चे है। जी। परेशान भी करते हैं, पूरा घर अपने सर पे उठा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो माता-पिता क्या करें कि उससे, चलिए जो आदत लग गई, उससे पीछा कैसे छुड़ाएँ? इस पे बताइए आप। देखिए, अगर छोटा बच्चा है तो फ़ोन तो किसी ने उसको दिया होगा ना। जी, जी। ऐसा तो है नहीं कि वो फ़ोन पहले से जानता था। फ़ोन तो हमने ही इंट्रोड्यूस कराया और हमने उसको दे के भी नहीं इंट्रोड्यूस कराया। जब हम फैमिली टाइम है या बेडरूम में है या कहीं भी है तो हमारे साथ भी फ़ोन है। जी। तो जब हम फ़ोन देख रहे हैं तो वही कॉपी बच्चा भी कर रहा है। जैसे अगर पेरेंट्स फ़ोन देख रहे हैं तो बच्चे को भी लगेगा कि ये कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं या ये जो कर रहे हैं वो मुझे भी करना चाहिए। फिर वो भी फ़ोन की डिमांड करने लगता है। तो वहाँ से उसकी डिमांड शुरू होती है। तो शुरुआत में हमको लगता है चलो थोड़ी देर दे देते हैं, बच्चा है। फिर अगर हमारा उस पे कंट्रोल नहीं है कि बच्चा, अगर हमने कोई काम, जैसे कोई काम कर रहे हैं और बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फ़ोन दे दिए कि बच्चा कोई नुकसान ना हुँ, करे, घर में कोई चीज़ फैलाए ना, कुछ गिराए ना, उसके लिए फ़ोन में डिस्ट्रैक्टेड रहेगा तो वो कुछ शैतानियाँ नहीं करेगा। हुँ। तो कहीं न कहीं एज़ अ पेरेंट्स हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चे को फ़ोन की तरफ इंक्लाइन कर रहे हैं। जी। लेकिन जब वही चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं तब फिर पेरेंट्स परेशान होते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप बच्चे के साथ हो तो बच्चे को क्वालिटी टाइम दें, मतलब बच्चे के साथ ही इन्वॉल्व रहें, आप फ़ोन में इन्वॉल्व ना रहें। अगर आपको काम करना है तो आप किसी प्रोफ़ेशनल जगह या घर में कोई ऐसी जगह बनाएँ जहाँ बैठ के आप फ़ोन का जो भी आपका काम हो, काम करें, आप फ़ोन रखें, आप अपने बच्चे के साथ बेडरूम में एन्जॉय करें। उससे बच्चे को ये समझ आएगा कि ये हर जगह जाने वाली चीज़ नहीं है और ये मतलब ऐसा नहीं है कि इसको हमें भी यूज़ करना है, तो वो समझेगा कि ये काम है। हुँ। उसको वो कुछ ज़रूरी चीज़ समझ रहा है जिससे उसको लग रहा है उसको भी सीखना है, तो वहाँ से वो माँगना शुरू करता है। फिर हम धीरे-धीरे देना शुरू करते हैं और अगर दे भी रहे हैं, इनफैक्ट अगर हम थोड़ी देर के लिए दे भी रहे हैं कुछ चीज़ें दिखाने के लिए, तो वो लिमिटेड होना चाहिए। 10 मिनट, 15 मिनट आपने देखा, उसके बाद बेटा अब दो, छीनना भी नहीं है। बच्चे से फ़ोन छीना नहीं जाता, अगर आप छीन लोगे तो उसको लगेगा कि कुछ था जो बाकी रह गया। तो उससे आप कहिए कि 15 मिनट की आपकी टाइमिंग है, आप 15 मिनट फ़ोन देखिए, फिर फ़ोन हमें दे दीजिए, फिर आराम से आप उससे फ़ोन ले लीजिए। लेकिन फिर तो समस्या यहीं शुरू होती है, जैसे हम 15 मिनट के लिए उसको देते हैं, तो फिर उसकी आदत बढ़ती है उस चीज़ को देखने के लिए, और ऐसा लगता है कि जैसे जो कंटेंट बनाने वाले भी हैं बच्चों के लिए, वो ऐसी क्रेविंग पैदा कर देते हैं बच्चों के लिए कि वो ऐसे कंटेंट देखना भी चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा समस्या जो देखने को मिलती है, जो वर्किंग प्रोफ़ेशनल्स हैं, जी। जैसे माता-पिता दोनों नौकरी कर रहे हैं और एक तरीके से जो मेट्रो सिटीज़ में जो हुँ। कपल रह रहे हैं, उनके बच्चे हैं, तो उन पे वहाँ पे तो दादा-दादी, नाना-नानी भी नहीं है। जी, वो दोनों अकेले रह रहे हैं और एक बच्चा है। जी, जी। वो क्या करते हैं कि मतलब कि मैं आपकी बात में ही अपनी बात जोड़ रहा हूँ कि कई बार
ऐसा होता है कि कोई एक दाई रख लिए या एक मेड रख लिए जो दिन भर रहती है बच्चे के साथ, और वो भी शायद उतनी संजीदगी से नहीं, और वो भी मोबाइल दे देती है चलाने के लिए बच्चे को, या और फिर वो लोग भी थक के आते हैं कि स्ट्रेस होता है, ऑफिस से आते हैं, उनका अपना स्ट्रेस होता है, और उस स्ट्रेस के चलते शायद वो बच्चों को वो समय नहीं दे पाते जो समय वो बच्चे को देना चाहिए। तो मैं इस पे आपसे बहुत संक्षिप्त में चाहता हूँ कि ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कैसे समय व्यतीत करें, और इस टाइम मैनेजमेंट को आप कैसे देखती हैं? देखिए आपने कहा कि 15 मिनट का टाइम वो बढ़ जाता। अगर आप उसको रेगुलेट कर रहे हैं कि नहीं 15 मिनट, क्योंकि सोशल मीडिया जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं है कि उनको इस टेक्नोलॉजी से दूर रखना है। उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना सिखाना है एक लिमिटेशन के साथ। तो जब हम उसको लिमिट में करेंगे कि बेटा 10 मिनट ही देखना है, उसके बच्चे को लिमिट करने के साथ हम खुद को भी लिमिट कर रहे हैं कि बेटा ये मेरा काम है, ये मैं करूँगा, इसके बाद इसको रख दूँगा। तो बिल्कुल। जब मैं वैसा करूँगा तो बच्चा भी वैसा करेगा, या मदर या फादर कोई भी ऐसा कर रहा है तो बच्चा भी वैसा करने लगेगा। और दूसरी चीज़ मेड वाली बात जो आपने कही कि मेड भी वही करती हैं, क्योंकि बच्चे बहुत चंचल होते हैं, वो परेशान करते हैं तो मेड को भी लगता है कि थोड़ी देर फ़ोन दे दें। तो वो तो देखिए पेरेंट्स को कहीं न कहीं चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेंगी कि वो अपने बच्चे की गाइडेंस मतलब पेरेंटिंग कैसे करेंगे। अब वो कैमरा लगाएँ या कुछ भी करें, या कुछ टाइम फादर उनके साथ रहें, कुछ टाइम मदर उनके साथ रहें, इस तरह से चीज़ें करनी पड़ेंगी। देखिए, बच्चा कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जिसको आप मतलब ऐसे छोड़ देंगे कि इसको चलो छोड़ दो और और चीज़ें करते हैं। पैसा कमाना भी ज़रूरी है, जॉब भी ज़रूरी है, साथ में बच्चा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो उसको मतलब इंडिविजुअल पेरेंट्स उसको कैसे डील करेंगे, वो उनकी प्रॉब्लम है, उनको समझ के करना पड़ेगा। बिल्कुल। हर की सिचुएशन अलग होती है, तो सबको अपनी सिचुएशन समझना है और अपने बच्चे से कैसे डील करना है, ये उनको सिचुएशनशिप के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आप लोग समझिए कि बैलेंस करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आप कितने भी बिज़ी लाइफ में हों, आपका ऑफ़िस हो, आपका बहुत सारे काम होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद बच्चों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। और अगर शुरुआती दिनों में आप बच्चों को ठीक से पेरेंटिंग उनकी हो गई, और हम उनको बच्चों को एक सही दिशा मिले, क्योंकि सभी आदतें एक बचपन से शुरू होती हैं, और अगर हम वहाँ पे थोड़ी-सी अगर डिसिप्लिन और सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे तो बहुत लाभ मिलने वाला है बच्चों को। और सच बात है कि पेरेंट्स को ही सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिन बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ गया है गलत आदतों की वजह से, कुछ एडिक्शन हो गया है, कुछ डेवलपमेंट में दिक्कत हो गई है, मेंटल डेवलपमेंट में दिक्कत हो गई है, तो किस उम्र के बच्चों से काउंसलिंग की ज़रूरत शुरू हो जाती है? देखिए, अगर वो मान लो कि बच्चा छोटा है और उसको कुछ न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, हुँ, जैसे स्पीच डिले या कुछ एडीएचडी के सिम्पटम हुँ, हैं या कुछ और है, तो उसकी थेरेपी होती है, उसके ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, बिहेवियर थेरेपीज़ होती हैं। लेकिन बच्चा अगर 7 साल से, 8 साल से, 10 साल से, तब हम काउंसलिंग कर सकते हैं, उसको प्ले थेरेपी के थ्रू सिखा सकते हैं कि कैसे मैनेज करना। प्ले थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है। बिहेवियर थेरेपी बच्चों के जो भी बिहेवियरल इशू हैं, लाइक बच्चा किसी गलत आदत में इन्वॉल्व हो गया है, तो उसको सॉर्ट आउट करते हैं हम बिहेवियर थेरेपी के थ्रू। और बच्चा अगर उससे भी बड़ा हो गया, 15 साल से प्लस है, तो उसकी हम प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, गाइडेंस देते हैं, जैसी भी ज़रूरत रहती है इंडिविजुअल की, वैसा कर सकते हैं। मतलब कि अगर मेंटल दिक्कत है, या मेंटल दिक्कत तो गलत होगा कहना, मतलब कि एक अगर उनको बिहेवियरल दिक्कत है तो वो जी। 7-8 साल से उनकी काउंसलिंग लगभग हाँ, शुरू हो हाँ, सकती हाँ, है। हाँ, हाँ, काउंसलिंग शुरू हो सकती है, उनको बिहेवियर थेरेपी कभी-कभी के। बच्चे कुछ ट्रॉमा हाँ, के भी शिकार हो हाँ, जाते हाँ। हैं, कोई उनको कोई चीज़ शॉक दे देती है, या उनके जीवन में ऐसी कोई घटना घट जाती है जिससे वो शॉक्ड हो जाते हैं, तो उनकी थेरेपी 7-8 साल की उम्र से ही शुरू जी, होगी। जी, बिहेवियर थेरेपी शुरू हो जाती है, उसमें प्ले के थ्रू, और उसमें बहुत सारे टोकन इकोनॉमी होती है, और भी बहुत तरीके से बच्चे को मोटिवेट किया जाता है उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए। जी। तो उसका पूरा प्रोसेस होता है, तो वो करते हैं। ये तो बात हुई छोटे बच्चों की। जो बड़े बच्चे हैं, वो खेलते हैं, कूदते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो, अभी एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक 21-22 साल का लड़का, मतलब कि एक तरीके से वो
ग्रेजुएशन में होगा या क्वालिफाई कर गया होगा, और वो गेम खेलते खेलते वो इतना उसमें लीन हो गया था कि वो एक वीडियो आया कि वो सड़क पे जाके और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि वो कोई गेम खेल रहा था वॉर वाला, और वो मारो मारो और ये करो वो करो, और खूब तेज तेज मोहल्ले में चिल्लाने लगा, और उसमें वो इतना ज्यादा ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग उसमें पूरी तरीके से बाहरी दुनिया से अलग होके उसमें चला गया था। जी। तो ऐसी स्थिति को आप कैसे देखती हैं? देखिए, जब बच्चा किसी हम्म। भी इंफॉर्मेशन को अगर आप ओवरली कंज्यूम कर रहे हैं, हम्म। जैसे बच्चा गेम खेल रहा है तो गेम का एक जो भी गेम हो, मतलब जो भी मार वाला गेम होता है या जो भी गेम होता है, बच्चे दिन रात उसमें गन चला रहे हैं, तो वो क्या होता है कि कई बार बच्चे सो भी नहीं पाते हैं, उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, नींद में भी उनको गेम परेशान करता है। हम्म। तो वो उनके इतना ज़्यादा उसमें डीप चले जाते हैं कि वो बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और हम्म। वैसा ही बिहेवियर, वैसा सोचना, वैसा ही उनका सब कुछ वैसा ही हो जाता है जैसा वो गेम खेलते हैं। तो उसकी वजह से वो बच्चा वैसा हुआ। तो इसमें पेरेंट्स का रोल है कि अगर वो बच्चे को फोन दे रहे हैं तो उसको डिसिप्लिन रखें, कि उसको सिखाएं बैलेंस कैसे करते हैं। गेम खेलो आप, लेकिन कितना देर खेलना है, कैसे खेलना है, क्या गेम खेलना है, ये सारी चीजें बच्चों से ज्यादा। लेकिन अगर आप 21 साल की बात कर रहे हैं तो हम साल को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 21 साल, लेकिन वो बच्चा 21 साल तक वहां गया है, उसके पहले तो उसके पेरेंट्स ने उसको फोन दिया होगा बिल्कुल। और उसको रेगुलेट नहीं किया होगा। रेगुलेट करने का मतलब है, बच्चे को रेगुलेट नहीं किया जाता, बच्चे को एजुकेट किया जाता है कि आप इतना देर फ़ोन देखो, ऐसे पढ़ाई करो, वैसे उसको कम्युनिकेट करो बच्चे से। और बच्चा गेम में क्यों गया? कई बार कुछ बिहेवियरल इशू या कोई ट्रॉमा है, या हम किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए गेम में जा रहे हैं। हम्म। तो वो शुरुआती फेज में हमें बच्चे से कनेक्ट करना होता है, उससे रिबिल्ड करना होता है कि हम मतलब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो या इतना गेम क्यों देख रहे हो, तुम्हारे में बिहेवियरल चेंज क्यों हुए, उससे बात करें, उससे कम्युनिकेट करें। फिर उसको जज ना करके उसको अच्छे हैबिट्स की तरफ इन्वॉल्व करें। तो बिल्कुल। वो वहां से, वो तो पीक था ना कि वहां गया, शुरुआत जहां से थी हमें वहां देखना चाहिए कि हम्म। कैसे जा रहा बच्चा, कैसे उसके बिहेवियरल चेंजेज आ रहे हैं। मैं एक बात उसमें छूट गया थी मेरी छोटे बच्चों पे, एक जी एक सवाल मैं पूछना चाहता था आपसे पहले ही। जी जी ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली दो अलग तरह की फैमिलीज होती हैं, जी जी। क्या इसका इसके भी अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं बच्चों के ऊपर? इस पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ। दोनों के अपने प्रभाव हैं। ऐसा नहीं है कि जॉइंट जॉइंट फैमिली ऑल टाइम अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ भी कई बार बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन नहीं कहेंगे, बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं। ग्रैंड मदर कुछ और कह रही हैं, ताई जी ताऊ जी कुछ और कह रहे हैं, या घर में बुआ है चाचा है वो और कह रहे हैं। तो कई बार बच्चा उसमें भी कंफ्यूज होता है। ऐसा हम्म। नहीं है कि जॉइंट फैमिली है तो अच्छा ही होगा, जी। वहाँ भी सिचुएशनशिप है। अगर जॉइंट फैमिली में बहुत कलेश है, बहुत मिसकॉन्सेप्शंस हैं, तो वहाँ भी बच्चा डिस्ट्रैक्ट होगा, बल्कि वहाँ ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगा। कई हम्म। बार बच्चा दादी से कुछ कहने जा रहा, दादी कुछ और समझा रही हैं, बुआ के पास जा रहा, बुआ कुछ और हम्म। समझा रही, चाचा के पास जा रहा, चाचा कुछ और कई बार पेरेंट्स कुछ और समझा रहे, पेरेंट्स कह, तो वहाँ भी बच्चा कंफ्यूज होता है। और अगर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है जॉइंट फैमिली में, तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा है कि वो उसके पास बहुत सारे लोग होते हैं अपनी बात शेयर करने के लिए। बहुत सारे लोगों के साथ वो खेल सकता है, टाइम स्पेंड कर सकता है, और कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ये सारी हम्म। चीज़ें वहाँ से सीख सकता है। हम्म। इसी तरीके से जैसे छोटे बच्चों की बात है, वैसे ही माता पिता का एक बचपन में तो प्यार होता है, फिर बच्चों को लेकर काफी अच्छी परवरिश करते हैं, अपने स्तर पर हर माँ बाप अच्छी परवरिश करना चाहते हैं बच्चों की। जी ये अलग बात है कि हर माँ बाप की क्या समझ है बच्चे को लेकर के और वो किस तरीके से करते हैं, लेकिन इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि हर माँ बाप की मंशा अपने बच्चे के लिए अच्छी ही होती है और उसी को लेके काम करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समाज को देखते हुए माँ बाप की अपने बच्चों से बहुत अपेक्षाएं भी होती हैं, जी और उन अपेक्षाओं के चलते कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चों के ऊपर काफी दबाव भी होते हैं कि उनको किस क्षेत्र की पढ़ाई करनी है, क्या करना है, क्या बनना है, इसको लेकर भी कुछ दबाव होते हैं। तो
इस तरीके के पेरेंट्स और बच्चे के रिलेशन के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, पहली चीज़ तो कभी भी दबाव नहीं देना चाहिए बच्चों को कि आप ये करो, आप ऐसा करो, आप वैसा करो। बच्चों को आप माहौल दीजिए, उनको डेवलप होने दीजिए, उनको ग्रो होने दीजिए, उनको देखिए कि उनका इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है, किस तरफ वो इंक्लाइन है। करियर एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आपको लाइफ टाइम करना है। अगर करियर आप अपनी पसंद से करेंगे तो आप बहुत अच्छा अपने करियर में करेंगे, उससे आपको भी बहुत बेनिफिट होगा, समाज को भी बहुत बेनिफिट होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर करियर आप किसी के प्रेशर में आप चूज़ कर रहे हैं, तो आप लाइफ टाइम आपको रिग्रेट रहेगा। काश मैं वो कर लिया होता, काश मैं उस टाइम अपनी सुन लिया होता, काश ऐसा होता। बहुत सारे उसके साथ वो जीता है बिल्कुल। कि मैं वो उस टाइम पे बोल नहीं पाया, मैं उस टाइम से, तो उससे समाज का भी नुकसान है, उस व्यक्ति का भी नुकसान है। और वहाँ से भी उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो सकती है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसके रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं कि क्योंकि जब आदमी अपने करियर से ही सेटिस्फाइड नहीं होगा बिल्कुल। तो उसके और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और रही बात पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए, पेरेंट्स को कम्युनिकेट करना चाहिए, पेरेंट्स को एजुकेट करना चाहिए बच्चों को कि आप कैसे मैनेज करो, कैसे सीखो। बस इतना ही काम होता है पेरेंट का, ये नहीं कि आप ये ही करोगे कि मैं ये चाह रहा था, मैं नहीं बन पाया, अब आपको बनना है। वो उसकी चॉइस हो सकती है कि जो आप कह रहे हैं वो वही करे, लेकिन वो उसकी चॉइस हो सकती है, वो आपकी चॉइस नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी बस्ती में एक घटना सामने आई कि एक बच्चा अपना एग्ज़ाम देकर आया और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे के आया और उसका उसकी परीक्षा ठीक नहीं हुई और परीक्षा ठीक ना होने के चक्कर में वो बच्चा अभी 16-17 साल का बच्चा था और उसका पेपर ठीक नहीं हुआ और इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, उसका रिज़ल्ट आएगा, परिवार क्या कहेगा, ऐसा लोगों ने बताया कि कुछ दबाव भी था उसके ऊपर या डरता था वो जी। कि क्या होगा और वो यहाँ पे बस्ती में एक रूम लेके रहता था और उसने आत्महत्या कर ली और वो पेपर उसका सही नहीं हुआ था। तो ये बच्चों के मन में इतने छोटे बच्चों के मन में जो अभी 16-17 साल के हैं, उनके मन में आत्महत्या का भाव कैसे आ जाता है, इसके लिए वो तैयार कैसे हो जाते हैं? और उनको क्या इस चीज़ के लिए मोटिवेट करता है कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं? हाँ, पहली बात तो आत्महत्या एक दिन का सब्जेक्ट है ही नहीं। हुँ। आत्महत्या के लिए आदमी बहुत बार सोचता है, बहुत बार खुद को नकारता है, बहुत बार प्रयास करता है, बहुत लास्ट में कोई आत्महत्या करता है। तो अब वो पर्टिकुलर पर्सन से मिलने के बाद ही डिसाइड हो पाएगा, उसके घर से जब हम मतलब किसी से अगर बात हो तभी आदमी समझ पाएगा एग्जैक्टली सिचुएशन क्या थी। लेकिन इन जनरल जब हम बात करेंगे तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। कई बार कोई भी पर्सन 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक डिप्रेशन में रहने के बाद सुसाइड करता है। और वो अगर रही बात 16 साल की, तो वो प्रेशर किसने दिया? कहाँ से आया प्रेशर? और क्यों इतना एजुकेशन का प्रेशर है? किस चीज़ का प्रेशर उस बच्चे पे डाला गया? सोसाइटी का प्रेशर। और 16 साल के बच्चों में सोसाइटी का क्या प्रेशर होना चाहिए? 16 साल की उम्र तो आपको जीने की उम्र होती है कि ना कि आपको या तो वो परिवार का प्रेशर रहा हो या कुछ सी चीज़ का प्रेशर रहा हो और उसमें कहीं न कहीं गार्जियन का भी रोल आता है कि हम अपने बच्चे को समझ नहीं पाए। बहुत चीज़ें रही होंगी, बहुत बिहेवियरल चेंज रहे होंगे जिसको इग्नोर किया गया होगा या बिल्कुल। कुछ भी रहा हो, मुझे पता नहीं है कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ क्या हुई। लेकिन हाँ, बिहेवियरल चेंजेज़ होते हैं, अगर हम उसको आइडेंटिफ़ाई करें और नोटिस करें, तो हम बच्चे से बात करना चाहिए कि क्या हुआ? क्यों बिहेवियरल चेंज आ रहे हैं? क्यों तुम्हारा मूड ऐसा हो रहा है? कई बार बच्चा बहुत एंगर इश्यू करता है, कई बार वो बहुत अकेला रहना मतलब चाहता है कि वो अकेले रहे, किसी से बात ना करे। सोशल एंजाइटी होने लगती है, सोशल विथड्रॉल होने लगता है कि किसी जगह पे नहीं जाना। ये सारे चेंजेज़ आने लगते हैं। तो उस समय ही गार्जियन का रोल होना चाहिए कि वो अपने बच्चे से कम्युनिकेट करें और उनसे देखें कि क्यों बच्चा मेरा ऐसा कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है, स्कूल में कहीं बुली तो नहीं हो रहा, बिल्कुल। स्कूल में कोई टॉर्चर तो नहीं कर रहा है। आजकल स्कूल में बुली की भी वजह से बच्चे ये सारे स्टेप लेते हैं। और या आसपास का कोई परेशान तो नहीं कर रहा या किसी
सोशल मीडिया में जाके कुछ ऐसा तो बिल्कुल। नहीं है जिसकी वजह से ये सारी चीजें कर रहा है। हम थोड़ा 1-2 प्रश्न लेकर के इसको एंड जी करेंगे। हम जी। लोग आगे भी ज़रूर मिलेंगे, बातचीत करते रहेंगे। लेकिन जी जैसे एक और प्रश्न है इन्हीं टीनेजर्स को लेकर के, बच्चों को जी लेकर जी। के। बच्चे कई बार खुद भी डिसाइड नहीं कर पाते हम क्या करें, क्या ना करें आगे के लेकर के, जीवन में लेकर के। और बच्चों के जीवन में निर्णय लेने के लिए ये सही बात है कि उनके कंसंट्रेट होना, उनको अपनी प्रतिभाओं को पहचानना, ये सारी चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं। आप कैसे देखती हैं कि बच्चों को किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए? मेडिटेशन के ऊपर, काउंसलिंग के ऊपर, या एकाकीपन के ऊपर, या समाजीकरण के ऊपर? आप बच्चों के लिए सबसे सही चीज़ क्या देखती हैं कि अगर बच्चे इस दिशा में काम करें, तो वो निर्णय ले पाएँगे अपने जीवन के लिए? देखिए, इसमें कोई एक चीज नहीं है, सारी ही चीजें इम्पोर्टेंट है। बच्चों को सोशल लाइफ से भी इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, और बच्चों को खेल में भी रखना चाहिए, प्ले वगैरह में भी। और मेडिटेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ज़रूरत पड़े तो काउंसलिंग भी ज़रूर लेना चाहिए। हमारे सोसाइटी में ये स्टिग्मा है कि काउंसलिंग मतलब पागल। हुँ, पागल नहीं कोई होता है, डिस्टरबेंस हो जाता है। जैसे हमें फिजिकल इश्यूज होते हैं, वैसे मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, उतने ही नॉर्मल है। आप काउंसलिंग ले लोगे, आप जैसे आपको कोई बीमारी होती है तो आप मेडिसिन लेते हो, आप ठीक हो जाते हो, वैसे आप काउंसलिंग ले लो। अगर आपको मेडिसिन की नीड है तो आप मेडिसिन ले लीजिए, वो भी ठीक हो जाएगा। तो सारे ही एस्पेक्ट्स लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। और रूटीन बहुत फिक्स होना चाहिए। कभी कभार अपसेट होना ठीक है, लेकिन अगर आप एक रूटीन के साथ चलेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, आपको आपका कंसंट्रेशन भी अच्छा रहेगा। और नींद बहुत ज़रूरी है। बच्चों को पर्याप्त नींद लेनी चाहिए कि कई बार रात में फ़ोन स्क्रॉल करना, इसकी वजह से वो सो नहीं पाते हैं। तो नींद भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सारे ही एस्पेक्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये तो बच्चों के साथ-साथ मुझे लगता है कि जो बड़े भी हैं, वो जी भी रात में स्क्रॉल कर देते हैं। कई जी। बार हम लोग भी ऐसे मोबाइल लिए हुए हैं, अगर देखते जा रहे हैं तो लगातार रात में कब 12 बज जाते हैं, जी जी पता नहीं चलता है। तो आप एक लास्ट जो बड़े लोग हैं, मतलब जी कि जो ओवर 25 हैं, 20 25 से 60 साल की उम्र के बीच के लोग, जो नियमित बहुत सारे काम कर रहे हैं अपने क्षेत्रों में, अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर, स्ट्रेस होता है, सबको बहुत दिक्कत होती है। ये भी बात सही है कि बहुत सारे लोग आपसे काउंसलिंग ऐसे भी लोग कराते होंगे जो लोग समाज में ये बताने से डरते होंगे कि हम काउंसलिंग करा रहे हैं। जी। इससे भी डरते होंगे क्योंकि ये भय है लोगों के अंदर कि हमारे समाज में कि अगर हम काउंसलिंग करा रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई ऐसी हमको मेंटल दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो इससे लोग डरते हैं। तो जो बड़े लोग हैं, अब उम्र में बड़े हो चुके हाँ, हैं और एडल्ट की बात कर एडल्ट रहे की बात हम कर रहे हैं, वो कोई 1-2 चीज़ें अगर आप बतानी चाहें कि अपनी रूटीन लाइफ़ को करते हुए अगर हम ये 2-3 चीज़ें करें, तो हम एक स्ट्रेस फ्री लाइफ़ जी सकते हैं, तो वो अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें तो? हैं। देखिए, मैं अगर एडल्ट की बात करूँ तो ये हेजिटेशन है लोगों में कि उनको ये होता है कि कोई उनका मतलब कोई जान ना पाए कि वो आ रहा है काउंसलिंग कराने। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आते हैं, और वो अपने प्राइवेसी को बहुत ही प्राइवेसी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। और कुछ चीज़ें जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ टिप्स मैं बताऊं जिससे उनकी मेंटल हेल्थ ठीक रहे। तो आपको पहली बात तो ये समझना कि आपका बाहरी दुनिया से कोई कंपटीशन ही नहीं है, किसी और से आपका कंपटीशन नहीं होना चाहिए। आप जो हैं उसमें आपको ग्रो करना चाहिए, प्रोफेशनली भी पर्सनली भी। आपका कंपटीशन अपने आप से, आप कहाँ थे अभी कहाँ हैं, ये जब आप देखेंगे और आप अपने आप को अच्छी जगह पे देखेंगे तो हुँ। आपको खुश होना चाहिए। ये नहीं कि वो बंदा वहाँ जा रहा है तो मैं वहाँ नहीं पहुँच पा रहा हूँ, उसकी वजह से कभी परेशान नहीं होना चाहिए। दूसरा, डेली फिजिकल एक्सरसाइज अपने रूटीन में, अच्छा खाना, अच्छी नींद, अच्छा रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें हमारी मेंटल हेल्थ को ठीक रखता है। बहुत बढ़िया, बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम लोग अ, इस डिटेल भी डाल देंगे मैम का कि आप लोग अगर संपर्क करना चाहेंगे तो कर पाएँगे। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी आप जानना चाहते हैं कोई चीज़, तो आप कमेंट में भी डाल सकते हैं, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। अभी बहुत थोड़ी बातें हुई हैं, बहुत सारी बातें हम आगे भी करते रहेंगे, और बच्चों को से लेके बड़ों तक को स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की हर कोशिश करनी चाहिए। आप लोगों को किसी भी चीज़ का कोई तनाव नहीं लेना चाहिए। किसी भी दूसरे व्यक्ति के जीवन का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। आपका अपना जीवन अलग है, सबको भगवान ने अलग-अलग बनाया है, तो हम सभी लोगों को
अपनी ग्रोथ की, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करना चाहिए। तो इसी के साथ आज ये छोटी सी बातचीत का प्रयास था, और डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी जी के साथ हम लोग थे, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, बस्ती में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपसे, आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोगों से जुड़ भी सकते हैं, और कोई भी बात हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू वेरी थैंक यू। मच।